This is the very first chapter of CA Foundation in subject Business Law, and the chapter named is Indian Regulatory Framework. Through this chapter, we can come to know about what is law, how law is implemented in India, and the various regulatory bodies who play a role in formation of law इन आवर इंडियन लीगल सिस्टम. सो हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की कि लॉ की शुरुआत कैसे हुई. और क्योंकि आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका एम है सीए बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, तो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए लॉ की अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं. कि देखिए, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो डे टू डे में बहुत सारे अपने क्लाइंट से मिलता है जो कि सीए से एडवाइस मांगते हैं कि उन्हें कैसे अपने लीगल मैटर्स को रिजॉल्व करना है. तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपने क्लाइंट्स को, अपनी मैनेजमेंट को गाइड करे जितने भी लीगल मैटर्स रहते हैं. तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी बिज़नेस लॉ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. और क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें यही बताता है कि हमारे जो लीगल प्रोविज़न्स हैं वो क्या हैं, कौन से रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब भी हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी बिज़नेस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं. तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने डे टू डे क्लाइंट से, अपनी मैनेजमेंट को डील करने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, लीगल मैटर्स पे उन्हें एडवाइस करने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी लॉ की अवेयरनेस होनी चाहिए. और ऐसा नहीं है कि लॉ आज ही बना है, लॉ हमारे पुराने टाइम से चलता आ रहा है. अगर हम बात करें तो सबसे पुराना जो कानून हमारे इंडिया में था वो कोड ऑफ हम्मुरबाई के नाम से जाना जाता था. जो किंग हम्मुरबाई थे जिन्होंने ये कोड ऑफ हम्मुरबाई बनाए थे, जिसमें आपके पुराने कानून लिखे गए हैं. और उन्होंने ही क्या किया था, इनको स्टोन स्लैब्स पे बनवाया था और इनको पूरी आपकी सिटी के अंदर जगह जगह पे इन स्टोन्स पे आपके जो कोड थे वो प्लेस करवा दिए थे ताकि लोगों को इन कोड के बारे में नॉलेज हो, इन रूल्स के, इन लॉज के बारे में नॉलेज हो. और ये जो लॉज थे, ये जो कोड्स थे, उसके लिए उन्होंने जजेस को भी अपॉइंट किया था. जैसे हमारे आज के टाइम पे हम देखें तो वेरियस कोड्स हैं, तो उस टाइम पे भी जजेस थे जो ये चेक करते थे कि जो कोड ऑफ हम्मुरबाई, किंग हम्मुरबाई ने बनाए हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं. इसी तरह आप देखो 12 ब्रोंज टेबल्स थी जो रोम में बहुत फेमस हुई थी, जो 12 टेबल्स के नाम पे जानी जाती थी. वो भी एक तरीके से लॉ ही थे जो पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए थे, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी रॉन्ग थिंग्स हो रही हैं उनके रेमेडी को प्रोवाइड करने के लिए लॉ बनाए थे. देखिए, अगर जनरल लैंग्वेज में भी बात करें तो लॉ क्या है, लॉ हमें एक प्रोटेक्शन देता है, पब्लिक को एक प्रोटेक्शन देता है. जो भी चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस क्रिएट आपका लॉ ही करता है. और आप बिज़नेस में डे टू डे आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो जब बिज़नेस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं जो अराइज हो जाते हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं. तो उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, किसको सही माने, किसको गलत माने, इसीलिए आपके जो लॉज हैं वो बनाए गए हैं. जैसे कि अभी तक आपने क्लास 11th-12th में पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, कंपनी एक्ट पढ़ा है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं. तो हर एक के लिए लॉ ही बनाए गए हैं. लॉ के अंदर बेसिकली वो प्रोविज़न्स हैं, वो गाइडलाइंस हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग. और ये लॉ जो है बेसिकली पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाए जाते हैं. अगर हम सीए, कॉमर्स लैंग्वेज इसको भी अलग कर दें तो अगर आप, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लॉ हैं जिनको हम डे टू डे फॉलो करते हैं. जैसे आप मूवीज़ देखते हैं, आपने देखा है कि स्मोकिंग इंजरियस है हेल्थ के लिए, तो ये भी तो एक कानून ही है. आपको पता है कि ड्रिंक करते हुए आप लोग गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो ए लॉ. तो लॉ जो है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में, हमारी डे टू डे सोशल एक्टिविटीज़ में, या डे टू डे हम जो भी काम करते हैं उनमें लॉज जो हैं हमें फॉलो करने ही होते हैं. और एज ए सीए आप बिज़नेस एक्टिविटीज़ को कंसीडर करते हो, उन्हें रेगुलेट करते हो. तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे लीगल मैटर्स हैं जो आप डे टू डे आपके सामने आते हैं. तो लीगल मैटर पे एडवाइस देने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो है कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए लॉज के बारे में. तो ये जो चैप्टर है हमें बेसिक लॉ क्या होता है वो बताएगा. और इसके अलावा बाकी के जो चैप्टर्स हैं बिज़नेस लॉ, यानी कि जो लॉज बिज़नेस से रिलेटेड हैं, जो बिज़नेस को गवर्न करते हैं, जिसके बारे में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नॉलेज होनी चाहिए, वो सारे लॉ भी हम इस पूरे कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द definition of law. that what is law? law is nothing. law is a set of obligations or duties जो हमारी गवर्नमेंट लगाती है, हमारे ऊपर ही लगाती है ताकि जो सोशल वेलफेयर है उसको किया जा सके. वेलफेयर हो हमारी कंट्री में,
पूरी सोसाइटी के साथ जस्टिस हो, कोई भी रॉन्ग डोयर, कोई भी रॉन्ग एक्टिविटीज़ ना हो। तो जो हमारा इंडियन लीगल सिस्टम है, आपके ऊपर जो भी अपनी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हुए जो भी ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी लगा रहा है पब्लिक के ऊपर, दैट इज़ योर लॉ। तो लॉ बेसिकली कुछ नहीं है, हमारी ऑब्लिगेशन और ड्यूटी जो हमारी बनती है हमारी सोसाइटी के प्रति टूवर्ड्स वेलफेयर, दैट इज़ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है दैट इज़ व्हाट इज़ सोर्स ऑफ लॉ, कि लॉ का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए हमारे इंडिया में जो भी कुछ लॉ पास होते हैं वो उनका जो बेस है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारी पार्लियामेंट जो है, हमारी स्टेट असेंबलीज जो है, वो ही मिलकर क्या बनाती हैं, लॉ बनाती हैं। जो भी लॉ बनता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी पार्लियामेंट ही बनाती है। जब तक हमारे प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिल जाती तब तक कोई भी लॉ नहीं बनता। जैसे हमें पता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे जो लॉज हैं वो लोगों के द्वारा ही बनाए जाते हैं और लोग ही इन लॉज को फॉलो करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके लिए लॉ बनाता है, लोगों के लिए ही बनाता है, लोग ही इससे अप्लाई करते हैं। और इसीलिए ही कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इस हिसाब से ही बनाता है कि जो भी सिटीज़न है आपके, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। लॉ भी जो है देखिए आपके, अगर कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक स्टेट पे ही अप्लाई होते हैं तो उन्हें स्टेट लॉज कंसीडर करते हो, और कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो पूरे गवर्नमेंट पे अप्लाई होते हैं, उन्हें स्टेट लॉज में डाला जाता है। जो लॉज आपकी स्टेट पे अप्लाई होते हैं वो आपकी स्टेट असेंबलीज ही देखती हैं, और जो लॉज आपकी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर के अंदर ही आता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 3 लिस्ट बनाई हुई है, सेंट्रल, स्टेट, जॉइंट या कॉन्करेंट लिस्ट। जो सेंट्रल लिस्ट है वहाँ पे जो भी लॉज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट लिस्ट में जो भी लॉज होंगे वो स्टेट असेंबलीज बनाती है, और जॉइंट या कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जितने भी लॉज हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके ही बनाते हैं। पर्पज़ यही है कि लॉ बनाना है आपकी कंट्री को गवर्न करने के लिए। कंट्री जो एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स जो है फॉलो करके चले, कंट्री, आपकी पूरी कंट्री को पता है कि राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट करके चले, तो उसके लिए जो लॉज हैं वही क्राइटेरिया बताते हैं दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इसके बाद आता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, कि इंडिया के अंदर या हमारे यहाँ पे लॉ बनता कैसे है। देखिए कोई भी चीज़ है एकदम से कानून नहीं बन जाती, ऐसा नहीं है कि किसी ने आके कहा और वो कानून बन गया। लॉ का पहला जो रूप होता है वो एक बिल के रूप में होता है, या प्रपोज़ल बोल सकते हैं। कि सबसे पहले एक प्रपोज़ल होगा, कोई मेंबर जो होते हैं वो पहले एक प्रपोज़ल डालते हैं, और प्रपोज़ल जब तक ये ना लगे कि प्रपोज़ल जो है एक्चुअल में पब्लिक इंटरेस्ट में है तब तक वो लॉ नहीं बनता है। तो सबसे पहले एक प्रपोज़ल या बिल जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, बहुत सारा डिस्कशन, बहुत सारी डिबेट जो है उसके ऊपर होती है, और अगर डिस्कशन और डिबेट के बाद बिल में अगर आपको लग रहा है, प्रपोज़ल में या बिल में जितने भी मेंबर्स वहाँ जो पैनल बैठा होता है उन्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ जो है एक्चुअल में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, तो वो बिल जो है फिर पास होता है, तभी वो जाके लॉ बनता है। बिल के लिए भी पास होने के लिए पहले लोकसभा से पास होता है, देन राज्यसभा से पास होता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट की सहमति मिलती है। जब तक प्रेसिडेंट अपना एसेंट नहीं दे देता कोई भी चीज़ हमारी कंट्री में लॉ नहीं बनती। जब प्रेसिडेंट अपना एसेंट देता है, गवर्नमेंट उसको ऑफिशियल गैजेटिंग में निकालती है, तभी वो बिल जो है लॉ का रूप ले लेता है, और जब बिल लॉ बन जाता है तो वो पूरी इंडिया में एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा के इंटरेस्ट के बाद भी, उनके एसेंट के बाद भी प्रेसिडेंट ने सहमति नहीं दी है, तब भी वो जो है लॉ नहीं बनता है। लॉ के बनने के लिए उसके लिए प्रेसिडेंट का एसेंट होना ज़रूरी है। जैसे ही प्रेसिडेंट का एसेंट आ जाएगा वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है और पूरी कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज पढ़ने के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टाइप ऑफ लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम, कि किस तरह के टाइप है हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में। अलग अलग तरह के टाइप्स रहते हैं। क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, कॉमन लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। क्रिमिनल लॉ जो है बेसिकली आपका जो क्राइम्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, कि क्राइम एक्चुअल में इसमें बताया जाता है पहले तो नेचर ऑफ क्राइम क्या है, और उस क्राइम को, अलग अलग क्राइम को करने के लिए पनिशमेंट क्या है। आपको नॉर्मल भी पता है कि क्राइम, मर्डर कर देना, फ्रॉड, चीटिंग, ये सब क्या है, क्राइम का ही पार्ट है, और हर एक के लिए अलग अलग प्रोसीजर है कि किस क्राइम के लिए आपको क्या सज़ा दी जाएगी, क्या पनिशमेंट रहेगी।
वो सब यहाँ पे डिफाइन रहता है। क्रिमिनल जो है लॉ जो है आपका इंडियन पेनल कोड 1860 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। यहीं पे बताया गया है, इन्हीं के अंदर बताया गया कि किस चीज़ को आप क्राइम बोलते हो और उसके लिए फिर पनिशमेंट क्या है। नेक्स्ट आपका सिविल लॉ। देखिए हर चीज़ क्राइम नहीं होती, कुछ चीज़ें झगड़े होते हैं और उनको रिजॉल्व करके भी काम हो जाता है। बहुत सारे झगड़े रहते हैं जो इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी हो जाते हैं। तो जो भी डिस्प्यूट रिलेटेड मैटर हैं वो सिविल लॉ के अंदर आते हैं। अगर किसी के राइट और ऑब्लिगेशन को वायलेट किया जा रहा है या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाया जा रहा है या फिर जहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यहाँ पे जो है जो भी झगड़ों का निपटारा वो सिविल लॉ के अंडर आता है। जैसे कि फैमिली झगड़े हो जाते हैं घर परिवार में, तो फैमिली लॉ के अंदर है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो झगड़े हैं वो प्रॉपर्टी लॉ में आते हैं। बिजनेस में है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। तो बहुत सारे आपके जैसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया या फिर आपने गुड्स की डिलीवरी करनी थी, नहीं की, और इसकी वजह से सामने वाली पार्टी को नुकसान हो गया और इसी वजह से डिस्प्यूट अराइज हो रहा है। तो ये सारे जितने भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से रिलेटेड मैटर आते हैं वो आपके सब सिविल लॉ में आते हैं। और नेक्स्ट वन इज़ योर कॉमन लॉ। कॉमन लॉ जो है आपका जो भी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देता है वो बाइंडेड रहती है कोर्ट्स के ऊपर एज़ पर आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे एक कॉमन लॉ बनाया जाएगा जहाँ पे ये मैटर बोला जाता है, एक लेटेंट फ्रेज यूज़ किया जाता है स्टे डिसीजेस, जिसका मतलब है टू स्टैंड बाय व्हाट इज़ डिसाइडेड, कि जो डिसाइड कर दिया आपकी फाइनल अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में, आपको उससे स्टैंड बाय रखना ही पड़ेगा, यू कांट चेंज इट। एंड द लास्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस आपके अगर लॉ की लैंग्वेज में बात की जाए तो इसे जस्ट नेचुरल भी बोला जाता है, जो कि कहता है कि जितने भी आपकी प्रोविजंस हैं या डिस्प्यूट्स हैं या जो भी मैटर्स हैं आपके लीगल में, कानूनी रूप से जो भी मैटर्स हैं, वो सब जो है नेचुरल जस्टिस के उनसे पहले आता है नेचुरल जस्टिस। यानी कि कोई भी जजमेंट जो है आप इस तरीके से नहीं दे सकते जिससे किसी के साथ क्या हो, अन्याय हो। अगर आपको डायरेक्ट से भी पता है कि इस पर्सन ने गलत किया है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको भी अपनी बात कहने का, आपको भी उसकी बात सुनने का पूरा अधिकार है। यानी कि राइट टू हर्ड जो है वो सबके पास आना चाहिए और सबको देना चाहिए, भले हमें डायरेक्ट से भी पता हो कि इस बंदे ने गलत किया है। तो आपका फेयर हियरिंग होनी चाहिए। तो इसलिए जो है ये लो यही कहता है कि नेचुरल जस्टिस को सबसे ऊपर रखना चाहिए, कोई भी जजमेंट जो है आपके नेचुरल जस्टिस से परे नहीं जानी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टाइप ऑफ लॉज इन आवर इंडियन लीगल सिस्टम।